भैया बहनों, आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो ध्यान देंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीट स्टोन। उन्होंने क्या किया था कि प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था बनाया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था। तो इस व्यवस्था को ही उनके नाम के आधार पर व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। जिसमें होता क्या है कि चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चार प्रतिरोध P, Q, R, S हैं। इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रतिरोध, एक चतुर्भुज की रचना की गई है। और चतुर्भुज के आप जानते हैं दो विकर्ण होंगे, तो एक विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी और कुंजी लगा दिया गया है, और दूसरा जो विकर्ण है उसके बीच एक सेल और एक कुंजी लगा दिया गया है। अब इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाए कि सेल के द्वारा ये जो सेतु है, इस सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तो सेतु को हम कहते हैं कि संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है। और ध्यान देंगे, इसमें धारा नहीं बह रही है या गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं हो रहा, उसका क्या अर्थ है कि बिंदु B और D, इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव है वह समान है। ठीक है। और इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वह शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अगर हम इन दो संलग्न भुजाओं को ले रहे हैं तो इनका प्रतिरोध क्या है, P और दूसरे का Q, तो इनका अनुपात बराबर अगले जो दो भुजा हैं उनके संलग्न, उनका जो प्रतिरोध है वो क्या है, R और S, तो R/S। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इन दोनों को आप संलग्न भुजा माने तो देखिए P/R बराबर, तो अगला क्या है Q/S। जिस तरह से आप चाहे जैसे करिए, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगले दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, मतलब उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। अब ध्यान दें, अब हम मान लें कि हमने प्रतिरोधों को ऐसे समायोजित किया है कि यह ब्रिज संतुलित है, तो उस स्थिति में ध्यान देंगे इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। तो जो धारा, अगर टोटल धारा को I कहें तो यहाँ पर I धारा आ रही है। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, कुछ धारा P में जाएगी, कुछ धारा R में जाएगी। तो P में जाने वाली धारा को I1 माने, R में जाने वाली धारा को I2 माने। अब देखिए ये I1 यहाँ बिंदु B तक पहुंचेगा, फिर अभी देखिए इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, तो जो धारा I1 यहाँ तक आ रहा है वही Q में भी जाएगा। तो Q में भी धारा कितनी होगी, I1। उसी तरह से I2 धारा यदि R में जा रहा है और इस विकर्ण में कोई धारा नहीं बह रही है, तो जो टोटल धारा किस में जाएगी, S में। तो S में जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I2, और ये दोनों बिंदु C पर मिल रहे हैं और इन दोनों का योग I आपका हो जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग संतुलन की स्थिति में यदि हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, हमने इस सभी कुंजियों को ऑन कर दिया है और यह संतुलित है, अर्थात इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें कोई विक्षेप नहीं है। तो अब हम यहाँ पर दो लूप लेते हैं। पहला लूप यह हो गया हमारा ABDA, ठीक है, और दूसरा लूप हो जाएगा BCDB। तो पहला लूप जो हमारा है, इस लूप में यदि हम किरचॉफ का नियम लगाएं, किरचॉफ का दूसरा नियम, तो देखिए क्या होगा। आप जानते हैं प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल है, ठीक है, I1P, यहाँ पे जिस दिशा में हम जा रहे हैं, हम A से B की दिशा में जा रहे हैं, धारा हमारी दिशा में है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लेंगे। फिर B से D तक आ रहे हैं, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, तो इसका अर्थ से इसमें कुछ नहीं होना है। फिर आगे देखिए D से A तक आ रहे हैं, तो D से A की तरफ आ रहे हैं, तो आप जिस दिशा में जा रहे हैं धारा अपोजिट है, तो चिन्ह क्या लेंगे, माइनस, तो माइनस I2R, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। फिर जहां से शुरू किए थे वहीं पर आ गए, कोई भी इसमें सेल आपको नहीं मिला, विद्युत वाहक बल नहीं मिला, तो बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। इसी तरह से हम अब दूसरे लूप में जाएंगे, B से C, C से D, D से B। तो इस लूप में पहुंचेंगे तो हम B से C की तरफ जा रहे हैं, तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में है, तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा पॉजिटिव लेंगे, तो I1Q। फिर C से D की तरफ आ रहे हैं, तो हम C से D की तरफ आ रहे हैं, धारा अपोजिट मिल रहा है, तो चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस I2S।
फिर डी से बी तक आ गए। अब यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है और कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो बराबर अब 0 कर देंगे। तो इस तरह से I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 जो आपको दिख रहा है, आप भाग दे दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से, बाई इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, I1P अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S। I1 से I1 और I2 से I2 कट जाएगा, तो P अपान Q बराबर R अपान S प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि यदि हमारा सेतु संतुलन की स्थिति में है तो क्या कंडीशन मिल रहा है, P अपान Q बराबर R अपान S। यही व्हीटस्टोन ने ये सिद्धांत दिया था कि यदि हमारा जो सेतु है वह संतुलन की स्थिति में होगी तो उनकी संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देंगे, व्हीटस्टोन सेतु जो हमारा है इसके सिद्धांत पर आधारित 2 हमारे उपकरण बने हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर सेतु। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है, मीटर सेतु है। तो मीटर सेतु के बारे में हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे भी, और अगली कक्षा में। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज के पर कुछ चीज़ों के ध्यान दे दें कि जो सेतु की भुजाएं ए बी और BC हैं, इनको हम अनुपाती भुजा कहते हैं। यह भुजा और यह, इन दोनों भुजाओं को हम अनुपाती भुजा कहते हैं, क्योंकि इसमें लगे प्रतिरोधों P और Q का जो अनुपात है P अपान Q, उसे हम लोग समायोजित कर लेते हैं। और इसमें भुजा जो AD है, AD, यह ज्ञात भुजा कहते हैं, और यह जो S है DC भुजा, इसको हम अज्ञात भुजा कहते हैं। जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है वो उसे हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर हमारा जो सेतु है वह संतुलन की अवस्था में हो, तो संतुलन की अवस्था में होने पर हम धारा मापी और सेल का स्थान बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो भी कोई इसमें प्रभाव नहीं होगा, संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए यदि हमारा ये सेतु संतुलन में है तो हम बैटरी को यहाँ से हटा के गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दें, और गैल्वेनोमीटर को हम उठा के यहाँ लगा दें, तो भी हमारा यह ब्रिज संतुलित ही रहेगा। इस कारण से हम भुजा, देखिए BD भुजा जो है, यह भुजा और AC भुजा, यह भुजा और यह, इन दोनों भुजाओं को हम संयुग्मी भुजा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, या दूसरे में कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज के जो 2 विकर्ण हैं, उन विकर्णों को हम क्या कहते हैं, परस्पर संयुग्मी भुजा कहते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो सेतु है इसकी जो सेंसिटिविटी है वह लगाए गए प्रतिरोधों के मानों के ऊपर डिपेंड करती है। जब प्रतिरोधों का मान एक ही कोट की होती है तो सेतु अधिक सुखदायी होती है। ऐसा ना हो कि यह 10 ओम का हो तो अगला 1000 ओम का हो, ऐसा ना हो, सब एक कोट के हो, तो उस स्थिति में हमारा सेल अधिक सुखदायी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ा, उसके सिद्धांत को हम लोगों ने प्रूव किया। अब ध्यान देंगे, इसके सिद्धांत के ऊपर जो हमारे अनुप्रयोग हैं, जो 2 उपकरण हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु, इसमें हम लोगों के सिलेबस में मीटर सेतु है। तो हम लोग अगली क्लास में भी हम मीटर सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो हमारे प्रयोग में भी है, तो उसको प्रयोग करके हम लोग उसे देखेंगे भी। ठीक है।